ठीक, हम आज पढ़ेंगे क्या, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक, विशेषताओं का क्या मतलब है कि हमारे संविधान में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे जो पहली विशेषता, क्रम से पहली विशेषता क्या है, लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सबसे लंबा लिखित संविधान। लंबा लिखित संविधान, लिखित संविधान कहने का मतलब ये कि हमारा संविधान सबसे लंबा है, लिखित है, अर्थात किसी संविधान सभा द्वारा लिखा गया है, न कि विकसित है। तो बड़ा क्यों है, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। कितने आर्टिकल्स? आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक, और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। ठीक, और कालांतर में सभी के कुछ न कुछ खंड बढ़े ही हैं, अर्थात इसकी विशालता और बढ़ी है। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा क्या, 42वें संशोधन और 44वें संशोधन ने हमारे संविधान को और अधिक विशाल बनाया है। ठीक है, विशाल बनाया है। ठीक, 42वें संशोधन को तो मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या? हाँ, ये सबसे बड़ा संशोधन था 42वां संशोधन। ठीक है, मिनी संविधान, मिनी संविधान ये है 42वां संशोधन। ठीक, कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, और इसके बाद है एडॉप्टेड बाय वेरियस सोर्सेस, मतलब कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। एडॉप्टेड बाय वेरियस सोर्सेस, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने खुद शून्य में विचार नहीं किया, बल्कि ये सोचा कि जो सफल हैं विश्व में, जो भी संविधान सफल हैं उनका अध्ययन किया जाए और उनकी कुछ न कुछ विशेषताओं को लिया जाए। ठीक है, इसी उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया। ठीक है, संविधानों का अध्ययन किया विश्व के, और जहां से जो भी अच्छा लगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, जिस पर ऐसा लगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में सफल होगा, उसको स्वीकार किया गया। ठीक है, एडॉप्टेड वेरियस सोर्सेज, एडॉप्टेड बाय वेरियस सोर्सेज मतलब स्वीकार किया गया। ठीक है, तो अब कहां से क्या स्वीकार किया गया? संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिगृहित है। ये हम कह सकते हैं कि संविधान का अधिकांश हिस्सा, क्या, अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम, कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिगृहित है, अधिगृहित है। ठीक है, कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिगृहित है। ठीक, मतलब कि 1935 का अधिनियम कुल मिलाकर के ये जो ब्रिटिश भारत की व्यवस्था थी, उसका बहुत हद तक हमने उसको देखा था और उसको प्रयोग किया था।
तो जो उसमें से अच्छा लगा उसको ग्रहण किया गया। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अधिकतर ज्यादातर भागों को हमारे संविधान में स्वीकार कर लिया गया है। अब उसमें क्या क्या हम कह सकते हैं मुख्य रूप से, जैसे न्यायपालिका, न्यायपालिका और क्या है, अध्यादेश। अध्यादेश, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक कानून के बराबर शक्ति रखता है, ठीक है। ये विशेष परिस्थितियों में अल्पकाल के लिए कानून के बराबर शक्ति वाला होता है, जो कि केंद्र के लिए राष्ट्रपति द्वारा और राज्य के लिए राज्यपाल द्वारा, ठीक है, राज्यपाल द्वारा लाया जाता है, ठीक। ये अध्यादेश भी हमने कहां से लिया है? अपने इसी पूर्व संविधान से, इस पूर्व व्यवस्था से, 1935 के अधिनियम से। कैग, कैग की व्यवस्था, सीएजी, ठीक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमने यहीं से लिया है, ठीक है। और क्या लिया है? लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ठीक। और आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण, आपात उपबंध, आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण, ठीक है, प्रशासनिक विवरण। इन ढेर सारे भागों को हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। संविधान निर्माण में कुछ अन्य देशों की से भी ग्रहण किया गया है। अन्य देशों से क्या क्या ग्रहण किया गया है उसको हम देखते हैं। अन्य देशों से भी लिया गया है। तो अन्य देशों में जैसे ब्रिटेन से, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, ठीक। संसदीय प्रणाली हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। लेकिन क्या अक्षरशः हमने ले लिया? अक्षरशः हमने नहीं लिया। संसदीय प्रणाली में भी हमने लिया कि ब्रिटेन की जितनी सशक्त संसद है उतनी सशक्त संसद हमने अपनी नहीं बनाया। हमारी संसद की विधि जो है न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है, जबकि ब्रिटेन की संसद की विधियां न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन नहीं है, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली हमने लिया। फिर संसदीय विशेषाधिकार, क्या? संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। और क्या लिया हमने? विधि का शासन, क्या? विधि का शासन, मतलब विधि के सामने सभी समान है, चाहे जो हो, विधि सर्वोच्च है। विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, क्या? संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, ठीक। हालांकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता, वहां राजा रानी होते हैं, लेकिन जो सामान्य जो अधिकार वहां के राजा रानी को है जिस ढंग से, वही अधिकार हमारे राष्ट्रपति को है ना। तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति और विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया के अलावा और क्या लिया हमने? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हमने यहीं से लिया है। एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, ठीक है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर, मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया,
जीत की प्रक्रिया। और क्या लिया हमने? मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली। ठीक, इसी तरह आगे हमने कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका से भी लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। यूएसए से हमने क्या क्या लिया? मूल अधिकार, मूल अधिकार। ठीक, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। हालांकि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 13, 32, 226 ये सारे आर्टिकल्स जो हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय न्यायपालिका को प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर न्यायिक पुनर्विलोकन, फिर संविधान की सर्वोच्चता। क्या? संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता कैसे सिद्ध होती है? कि हमारे भारतीय संविधान, भारत की व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। जैसा कि आप देखे हैं कि संशोधन की प्रणाली में अंततः 1973 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आया कि बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा है तो संसद संशोधन नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं कर सकती। अतः ये सिद्ध है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता हमने कहां से लिया? अमेरिका से। ठीक, और निर्वाचित राष्ट्रपति। क्या? निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद। महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब हमने कहां से लिया? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर इसके बाद जो अगला देश है, हमने जो कुछ ग्रहण किया, ज्यादा ग्रहण किया, वो कौन सा देश है? कनाडा। कनाडा, कनाडा से हमने क्या लिया? ठीक, कनाडा एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, मतलब सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र। ठीक, जैसा कि हमारी व्यवस्था को किसी विद्वानों ने, कुछ विद्वानों ने क्या कहा? अर्धसंघी कहा। ठीक है, तो वो इसीलिए कहा कि सशक्त केंद्र की अवधारणा हमारे यहाँ अपनाई गई है, सशक्त केंद्र की अवधारणा। और ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। सशक्त केंद्र की अवधारणा कनाडा से लिया गया है, जबकि अमेरिका में सशक्त केंद्र की अवधारणा नहीं है। ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास? केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां यहाँ पर केंद्र के पास हैं, जबकि अमेरिका में राज्यों के पास हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों से क्या मतलब है? हाँ, जो भी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है, जो भी नया मैटर कोई आता है तो अवशिष्ट शक्ति के अंतर आएगा, और उस पर जो पावर होगी, उस पर जो अधिकार होगा, अमेरिका में राज्यों पर होगा, राज्यों का होगा, कनाडा में केंद्र का होगा, भारत में केंद्र का होगा। उदाहरण के लिए भारत में सेवा कर को लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये अवशिष्ट शक्तियां कहाँ हैं? राज्यों, केंद्र के पास है भारत में। ठीक, और क्या है? और क्या वहां से लिया गया है? शक्ति विभाजन संघ एवं राज्य के बीच।
फिर राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति वहीं से लिया गया है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है। ये जो परामर्श देने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है, या सरकार मांगती है परामर्श, ये सिस्टम कहां से है? वहीं से लिया गया है, कनाडा से। ठीक है। इसके बाद अगला क्या है? आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? आयरलैंड, आयरलैंड है ना, ये होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। जैसे हमारे यहाँ भी राज्यसभा में 12 लोगों को, सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है। जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और आदि क्षेत्रों में, ठीक है, आदि क्षेत्रों में उनका उल्लेखनीय योगदान होता है, तो ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। तो ये आयरलैंड से ही सिद्धांत को लिया गया है। ठीक है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, ये भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से, आयरलैंड से। ठीक। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका। ठीक। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक। संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक है। ये लिया गया है कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। अब क्या है? फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक है। और क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है। और जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? जर्मनी का ये जो वर्तमान संविधान है, इससे नहीं है ना, जर्मनी का आप शार्ट में लिख लोगे वाइमर संविधान। ठीक। तो जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान। इससे क्या लिया गया है? काल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। क्या? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का, ठीक, मूल अधिकारों का निलंबन, निलंबन। ठीक है। हमारे यहाँ भी जब 352 लागू किया जाता है तो कुछ अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं और कुल की घोषणा की जाती है।
राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये व्यवस्था कहां से ली गई है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक, फिर जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि का शासन कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ से हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य और क्या शामिल किया गया है? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। क्या? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर। ठीक, ये है कौन, कहां से लिया गया है? अगली विशेषता संविधान की क्या है? ये तो लिए गए हैं, फिर अभी तो हम विशेषता पढ़ रहे हैं ना। अगली विशेषता क्या है भारतीय संविधान की? नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। मतलब नम्यता, अनम्यता। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी है ना। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी से तात्पर्य यहां पर संशोधन से लिया जाता है कि संविधान में जिस संविधान को परिवर्तन करना सबसे आसान हो उसको नम्य कहा जाता है, जिसको परिवर्तन करना सबसे कठिन हो उसको अनम्य कहा जाता है। भारतीय संविधान में दोनों विधियां अपनाई गई हैं। कुछ विधियों में नम्यता है, कुछ विधियों में अनम्यता है। जैसे आप ब्रिटेन के संविधान को लीजिए, ब्रिटेन है ना, तो ब्रिटेन में क्या है कि कोई भी विधि साधारण बहुमत से ही संशोधित कर ली जाती है, तो वो क्या है? नम्य है, नम्य। आप अमेरिका को लीजिए, अमेरिका में संशोधन के लिए कितना राज्यों का भी राज्यों के पास भी प्रस्ताव भेजा जाता है और राज्यों की भी सहमति आवश्यक है। ठीक, 3/4 राज्यों की है ना, सहमति उनकी भी आवश्यक है। तो ये क्या है? अनम्य, मतलब कठोर संविधान है। ठीक है, भारतीय व्यवस्था में क्या है? भारत में क्या है? भारत में ज्यादातर, सबसे ज्यादा संशोधन की तरीका क्या है? 2/3 बहुमत। ठीक, 2/3 बहुमत से भारतीय संविधान के ज्यादातर भागों में संशोधन किया जा सकता है। कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति, राज्यों की विधानमंडलों की सहमति है ना, विधानमंडलों की सहमति। कहने का मतलब है कि ये प्रणाली कठोर प्रणाली के अंतर्गत है। तो इसमें जो भारतीय संविधान का मूल ढांचा प्रदान करते हैं जो विषय, लगभग वही विषय इसमें शामिल किए गए। तो मतलब ये कठोर प्रणाली, ये मध्य की प्रणाली हो गई है ना, और सरल प्रणाली भी है, यानी साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जाता है। किस भाग में? किन चीजों में? जैसे नए राज्यों का निर्माण करना हो, राज्यों का निर्माण करना हो, नाम परिवर्तन करना हो, है ना, तो यहां पर साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाता है। कहने का मतलब है कि भारत में नम्यता और अनम्यता और मध्य सभी प्रणालियां मौजूद है, इसलिए हम भारतीय संविधान को नम्यता, अनम्यता
का मिश्रण कहते हैं। ठीक है, का मिश्रण कहते हैं, ए मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ए मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारे संविधान की भी ये भी विशेषता है। ठीक है, अगला हमारे संविधान की क्या विशेषता है? एकल नागरिकता। क्या? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमारे संविधान में अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, भारत में रहने वाला भारत का नागरिक है। ठीक है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, कोई भी ब्रिटेन में रहने वाला व्यक्ति ब्रिटेन का नागरिक है। ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता। कहने का मतलब ये कि कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है तो जरूरी नहीं सभी राज्यों का नागरिक है। राज्यों ने अपनी अलग नागरिकता दे रखी है। राज्यों ने अपनी अलग नागरिकता दे रखी है, अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गया नागरिकता, है ना। फिर इसके बाद है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे यहाँ क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक, अर्थात कोई भी व्यक्ति 18 साल का है वर्तमान में। ठीक, पहले की व्यवस्था 21 थी। ठीक, वर्तमान में कितना? 18 साल का है तो मतदान कर सकता है, मतदान कर सकता है अगर वह नागरिक है। ठीक है, नागरिक है, नागरिकता मिली है, मतलब कि भारत की नागरिकता प्राप्त है, चाहे जन्म से, चाहे वंशानुक्रम से, चाहे रजिस्ट्रेशन से, चाहे देशीकरण से, चाहे भूभाग के सम्मिलन से। ठीक है, फिर 61वें संविधान संशोधन में, 61वां संशोधन कब हुआ था? 1989 में। 1989 में 61वें संशोधन द्वारा 21 वर्ष की जो मतदान करने की आयु थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 18 वर्ष कर दिया गया। ये हुआ हमारा सार्वभौमिक। फिर इसके बाद है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। ये भी हमारे यहाँ की विशेषता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, स्वच्छंद नहीं। ठीक है, स्वतंत्र है। ठीक, अर्थात विधि संगत निर्णय देने के लिए हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। वो संसद के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकती है अगर वो क्या? संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करते हैं, मूल संरचना को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रभावित करते हैं, मतलब कि इसी को कहेंगे हम न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन। जबकि अमेरिका में क्या है? अमेरिका में भी ये पाई जाती है न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, है ना। लेकिन अमेरिका की विशेषता यह है कि वहां पर ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वो संविधान की मूल संरचना प्रभावित कर रही है या मूलाधिकारों से असंगत है, तभी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए अमेरिकी
न्यायपालिका भारतीय न्यायपालिका से अधिक शक्तिशाली है। भारतीय न्यायपालिका से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, अधिक शक्तिशाली, ऐसा कह सकते हैं। भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो है किससे होता है? भर्ती प्रक्रिया में न्यायपालिका की ही सलाह होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका का दखल नहीं होता है। ठीक है, कार्यपालिका का दखल नहीं होता है। ठीक है, और उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है कि संसद द्वारा हटाया जा सकता है, संसद द्वारा, न कि कार्यपालिका द्वारा, और वो भी संसद द्वारा 2/3 बहुमत से। ठीक है, एक न्यायिक प्रक्रिया द्वारा, एक न्यायिक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, जो महाभियोग जैसी होती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा, है ना, इसी के द्वारा हटाया जा सकता है। तो मतलब जजों को हटाना कठिन है और नियुक्ति में कार्यपालिका की दखल नहीं है, इसलिए भारत के न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। यह भी हो गया। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ये बहुत ही न्यायपालिका से ही संबंधित है। संसदीय सर्वोच्चता, सर्वोच्चता एवं संसदीय सर्वोच्चता एवं, थोड़ा हमने गलत लिखा, न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता, संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ठीक है, तो भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता, दूसरा क्या है? न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय किया गया है, समन्वय किया गया है, किसी को बढ़ावा नहीं दिया गया है। जबकि कहां पर? ब्रिटेन में क्या है? संसदीय सर्वोच्चता है, संप्रभुता है। ठीक है, संप्रभुता मतलब ब्रिटेन का जो संसद है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक, ब्रिटेन की संसद के किसी भी कानून को रद्द करने का राइट वहां की न्यायपालिका को नहीं है। ठीक, और अमेरिका में क्या है? अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायिक सर्वोच्चता है। ठीक है, और भारत में क्या है? भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, केवल ये व्यवस्था दी गई है कि अगर, केवल ये व्यवस्था दी गई है कि अगर राइट मतलब कि आर्टिकल 13 के अनुसार, ठीक है, कि विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी, उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक मूलाधिकार से असंगत है। ठीक है, असंगत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है कि क्या निर्णय है कि संसद के केवल उसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, उसी कानून का, किसका? उसी कानून का जो कि, या उसी संशोधन का जो कि क्या करता है? मूल ढांचे अर्थात
बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, मतलब कि यहां पर हम ये कहना चाहता हूं कि जो भारत की न्यायपालिका है वो सब कुछ संसद के सभी कानूनों को अवैध नहीं घोषित कर सकती। वो केवल उसी कानून को अवैध घोषित कर सकती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये न्यायिक सर्वोच्चता भी नहीं है और भारत में संसदीय संप्रभुता भी नहीं है। ब्रिटेन जैसा या न्यायिक सर्वोच्चता नहीं है अमेरिका जैसा, है ना। तो इसका मतलब स्वतंत्र, मतलब कि यहाँ पर दोनों में बड़े ही खूबसूरती से समन्वय किया गया है। ठीक, किसी भी न तो संसद को न तो न्यायपालिका को मतलब असीमित अधिकारों का उपयोग करने के लिए छूट नहीं दी गई है। ठीक है, इसके बाद क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली है ना। तो भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन की, संसदीय शासन की, जिसमें कार्यपालिका कहां से निर्मित होती है? कार्यपालिका संसद का ही अंग होती है ना, संसद के सदस्यों से। ठीक, संसद के सदस्यों से। फिर इसके बाद क्या है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व का अस्तित्व है इस संविधान में। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व तथा नीति निर्देशक तत्व संविधान में मौजूद हैं, जो कि सरकार को एक दिशा देते हैं और उन पर नियंत्रण करते हैं, दिशा देते हैं। ठीक है, और क्या है, त्रिस्तरीय शासन, विकेंद्रित व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन है, क्या है, मतलब केंद्र सरकार का शासन है, और क्या है, राज्य सरकार का शासन है, और पंचायतें हैं। शासन संचालन में सुगमता पारदर्शिता हेतु 73 संशोधन के माध्यम से स्थानीय शासन का भी उपबंध किया गया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायतें हैं, पंचायतें नगर पालिकाएं हैं, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, इसके बाद है आपात उपबंध। ठीक, क्या है, आपात उपबंध। ठीक है, तो आपात उपबंध की भी व्यवस्था है। किसमें, कहां से है? 352 के द्वारा, 356 के द्वारा, 360 के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात। ठीक, राज्य शासन की विफलता, राज्य शासन की विफलता के आधार पर। ठीक है, वित्तीय आपात। ठीक, ये सभी स्थितियां संकट काल में, क्या, संकट काल में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनाए रखती हैं। ठीक है, और क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य। ठीक, भारतीय संविधान में वैसे तो प्रारंभ में मूल संविधान में हमारे नीति निर्देशक तत्व में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, किंतु 42वें संशोधन द्वारा हमारे प्रस्तावना में भी, किसमें, प्रस्तावना में, मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं था मूल संविधान में, लेकिन 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्ष शब्द लाया गया, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके अलावा
पूरे संविधान में मतलब पूरे संविधान की जो प्रकृति है वो पंथ निरपेक्ष जैसी ही है। ठीक है, जहां जैसे मूल अधिकार में भी नीति निर्देशक तत्वों में भी जहां आवश्यकता है पंथ निरपेक्षता के तत्व मौजूद हैं। ठीक है, जैसे अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार और धर्म के आधार पर विभेद न करने का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार हमें पंथ निरपेक्ष बनाते हैं। ठीक है, पंथ निरपेक्ष बनाते हैं। ये सारे अधिकार विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की।